वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने लंग्स रीड किए थे और लंग्स एज ऑर्गन हमने देखा था कि इसमें गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, और फुल मैंने आपको बताया था कि नॉस्ट्रल से लेके एल्वुलाई तक कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। सबसे पहले नॉस्ट्रल से में आती है नेजल कैविटी से फेरिंग्स से लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाइज, दो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलाई में पहले से एल्वुलर डक्ट्स और फिर एल्वुलाई में। एल्वुलाई सरफेस एरिया या मेन साइट फॉर गैस एक्सचेंज है वो है एल्वुलाई। आज हम रीड करेंगे लंग्स के बारे में। हम इनहेलेशन और ब्रीथिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ है जो एयर को रिमूव करवाती है हमारी बॉडी से, या फिर एयर को इनहेल कराने में क्या चीज़ें मतलब हेल्प आउट करती हैं, वो सारा हम देखेंगे। और थोड़ी सी आखिर पे जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इतना होता है, वैसे क्या चीज़ स्टिमुलेट करती है कि ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कैसे ज़्यादा होता है। सो अब सबसे पहले देखते हैं लंग्स के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि लंग्स होते क्या और कितने होते हैं और इसके आसपास क्या चीज़ें होती हैं और इसे कौन सी मेम्ब्रेन कार्य होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन है लंग्स के बारे में, जस्ट रीड आउट करना है आपने। लंग्स पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब 2 लंग्स होते हैं। नीचे सबसे पहले डायफ्राम होता है, लंग्स के जो नीचे होता है सबसे पहले, जो हम इसे मैं आपको समझाऊंगा कि डायफ्राम का क्या रोल होता है, आप लोग समझ जाएंगे कि नीचे सबसे पहले डायफ्राम होता है जो कि एक मसल है। ओके, इसके बाद 12 पेयर रिब्स एंड लंग्स के आसपास ये रिब्स हैं जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, 12 लेफ्ट लंग 12 पेयर ऑफ रिब्स, सॉरी 12 रिब्स के पेयर हैं। और इसके बाद आ जाता है लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड हैज 2 लोब्स। डिफरेंस है लंग्स का एमसीक्यूज में ये आता है कि लेफ्ट लंग का जो है वो स्मॉलर है और उसके 2 लोब हैं। क्यों है? लेफ्ट लंग पे हार्ट है तो उसे थोड़ा सा स्मॉलर होना पड़ता है, क्योंकि ताकि हार्ट अकोमोडेट करे, वो 2 लोब्स है। जबकि राइट लंग्स इज द बिगर एंड 3 लोब, उसका साइज बड़ा है और 3 लोब्स है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हार्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट पे होता है। तो जब हार्ट लेफ्ट पे होता है तो लेफ्ट लंग का साइज छोटा होगा, 3 लोब्स की जगह 2 लोब्स होंगे, क्योंकि एक लोब्स में बंदा कह सकता है कि एक लोब्स में हार्ट आ जाता है। इस तरह स्पॉन्जी एंड इलास्टिक होते हैं, मतलब ऐसे स्पॉन्जी होते हैं, मतलब मूवमेंट एक्सपैंड और कर सकते हैं। इलास्टिक होते हैं, इजीली इलास्टिसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, फ्लूइड बिटवीन देम होते हैं। इनका रोल मैं बताता हूँ। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स हैं हमारे फेफड़े, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और फिर एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड है। ये 2 मेम्ब्रेन है और इनके फ्लूइड है, और ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मेन काम ये था कि जब लंग्स एक्सपेंड करें तो ये दोनों आपस में रगड़ ना खाएं, क्योंकि सांस लेते हैं, लोग में सांस ले रहा हूँ तो लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन तो पैदा हो रही है ना ऐसे वाल्व्स के दरमियान, तो इसलिए एक फ्लूइड है ताकि वो फ्लूइड में ऐसे रगड़ ना खाएं, ऐसे स्लिप होते रहें और हमारी जो लंग्स की वॉल डैमेज ना हो। तो आउटर में प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और फ्लूइड है जो प्रिवेंट करता है रेजिस्टेंस से और डैमेज टू द हार्ट। मेन चीज़ ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होती किस तरह, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है। इंस्पायरेशन जब सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन कोई चीज़ अंदर मुंह में जब सांस ले जाता है। रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, इधर अपने बातें किस तरह याद रखना, आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको याद रखने का। इधर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, रिब्स मसल जो कि पसलियों के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब चीज़ कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हार्ट रेज हो जाती है, मतलब मेरे मसल है रिलैक्स है, तो जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरा हैंड रेज होगा। इसी तरह रेज मसल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मेरी छाती बाहर निकल आएगी, क्योंकि हमने इनहेलेशन करनी। आपने याद रखना है, पहली दफ़ा सांस लेके देखें, सांस लेते हैं तो साइज इंक्रीज होना है, साइज इंक्रीज होना तो रेज मसल रेज होना है, बाहर की तरफ आने क्या होना है। आप बात याद रखनी है कि इनहेलेशन इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होनी है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे चला जाएगा। अब देखें, अब हम सांस लेते हैं तो आपका देखें आपका बेली आगे आ जाता है। ये नहीं कि सांस अब जा रहा है बेली में और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह में सांस जा रहा है तो आपका बेली बाहर आ रहा है, वो नहीं इशू होता। मेन ये होता है कि जब अंदर इनहेल करते हैं तो जो आपका बेली बाहर आता है वो क्यों आता है? क्योंकि डायफ्राम जो नीचे है वो ऐसे नीचे पुश करते हैं और हर चीज़ आगे बाहर आती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। तो क्या डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन का बात याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है, बहुत कंफ्यूजिंग करता है। आपने रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट लिख देना, रिब्स क्या होती है बाहर आ जाती है तो ना आपको वैसे सेंस की बात है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लोअर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ताकि बेली बाहर आए और सरफेस एरिया इंक्रीज। क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर जब रिड्यूस होगा तो क्या होता है, जब जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे जो हायर प्रेशर से चीज़ें लोअर प्रेशर की तरफ आती है। आपको पता है कभी ऐसे नहीं होता लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ चीज़ को धक्का लगाए, पॉसिबल नहीं, हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। जब प्रेशर लोअर होगा ज़ाहिर बात है एयर जो सी बॉडी के अंदर मूव कर जाएगी। बात क्या है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगी, रेज मसल और डायफ्राम से कॉन्ट्रैक्ट करना है,
डायफ्राम नीचे चला जाएगा, रिब्स बाहर आ जाएंगे, आप नॉर्मली सांस लें तो आपको खुद समझ आ जाएगी। इसके बाद जाते हैं एक्सपायरेशन एक्सलेशन, अब बाहर निकाल लें, चीज़ें अपोजिट होंगी, रिलैक्स रिलैक्स, ओके, रिब्स मसल रिलैक्स हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में थे, रिलैक्स हुए, देखें अब मसल मेरा रिलैक्स हुआ है तो बॉडी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। जब ये रिलैक्स हुआ है तो क्या हुआ, डायफ्राम भी रिलैक्स हुआ, बेली का साइज कम हो गया, मतलब साइज अंदर इंक्रीज हुआ है, मतलब ऐसे डायफ्राम ऊपर की तरफ आया, रिब्स मसल अंदर चले गए। देखें पहले ऐसी चीज़ थी, फिर ऐसे हुई है, जब ऐसे हुई तो कॉन्ट्रैक्शन एक किस्म की हुई है जिसने अंदर क्या कर दिया है, प्रेशर लंग्स में इंक्रीज कर दिया है, और डायफ्राम जो है वो अपनी ड्यूम शेप दोबारा ले लेता है। ओके, जो डायफ्राम है दोबारा अपनी डोम शेप ले लेता है। ये अपने लाजमी लिखना है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि डायफ्राम की जो शेप है वो कौन सी होती है, डोम शेप होती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है रिलैक्स स्टेट में। ये बात याद रखना, एक्सपायरेशन में रिलैक्स रिलैक्स, रिब मसल रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स, हर चीज़ रिलैक्स होगी और डोम शेप आ जाएगी। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने खुद देखें जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसे प्रेस होगा तो एयर बाहर की तरफ हो जाएंगी, एयर बाहर की तरफ जाएगी तो एक्सपायरेशन और एक्सलेशन हो जाएगी। तो बाद नॉर्मल ब्रीथिंग है, एक्सपायरेशन एक्सपेक्टेशन का आपको समझ आ गया। नॉर्मल ब्रीथिंग, आपने एक चीज़ देखनी, नॉर्मल ब्रीथिंग में जो अगर पहले सबसे पहले मैं आपको रेट बता देता हूँ। नॉर्मल ब्रीथिंग 16 to 20 टाइम्स पर मिनट हम सांस लेते हैं। अगर एक इंसान खड़ा है तो उसने 16 to 20 टाइम्स नॉर्मली उसने ब्रीथ करना है। फॉर लिविंग के लिए नॉर्मली 16 करते हैं, बच्चों में ज़्यादा होता है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आगे। अच्छा, कंट्रोल कौन करे, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। कहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन में होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में होता है जो कि कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट को, सांस तेज लेना या आस्ता लेना। लेकिन एक मेन बात ये है, आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम सांस जल्दी लेना शुरू कर देते हैं। नो, स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। जिस टाइम हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो सांस हम लेना ज़्यादा कर देते हैं, और जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हम सांस नॉर्मल लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी से रिमूव होना है। ऑक्सीजन तो टिश्यू यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ने जब बॉडी को रिलीज होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्रेन को देना है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी से बाहर निकलना है। मतलब अंदर एक्सेस होगी, एक्सेस चीज़ हो जाए तो उसने स्टिमुलेट करना होता है हमेशा कि मुझे बाहर निकालना है, तो उसके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड से। ये बात हमें याद रखनी है। हायर क्लासेस में आपको बहुत फायदा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को कि हम ब्रीथिंग तेज करें। सॉरी, नॉर्मली हम तो ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, मैंने सांस ज़्यादा लेने लग गया। नो प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाती है, बॉडी के अंदर जाए ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ऑक्सीजन कैसे स्टिमुलेट करेगी रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो फिर जारी बात है अंदर बॉडी के अंदर रह क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी तो उसी ने रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन को स्टिमुलेट करा। तो ये फिजिकल वर्क मैंने आपको बात बताई है, जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जब ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनने लग जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है तो हमारा रेट नॉर्मल 30 to 40 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाता है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजीज़ हैं मे बी एस्थमा वगैरह, निमोनिया वगैरह, ब्रोंकाइटिस, तो वो भी शॉर्ट है, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट समझाऊंगा। एज आ बोर्ड पे इधर की पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हीं मेन चीज़ों को, मेन चीज़ें ये हैं, अगर एग्जामिनर है तो उसने ये चीज़ें चेक करनी है और ये रटा मार लो बस। इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सलेशन, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग 16 to 20 है। रेस्पिरेटरी सेंटर आप अगर इन्हीं को बातों में लिखो ना, मेन बातें, तो आपके पास काफ़ी मटेरियल बन जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल होता है कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, स्टिमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल वर्क में लिखते हैं ना, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है 40 to 40 टाइम्स पर मिनट भी चला जाता है। और ये नॉर्मली लंग्स के बारे में, लंग्स की जनरल इन्फॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड आपने याद रखनी है, लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि हार्ट होता है 3 की जगह 2 लोब्स होते हैं, किसमें, लेफ्ट लंग में। थैंक यू सो मच।